नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आदर्श और यथार्थ, इन दो में बहुत बड़ी दूरी होती है। आदर्श के आधार पर आप यथार्थवादी व्यवस्था बनाना चाहें, ये आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन ये नदी के दो छोर जैसे हैं जो आपस में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बड़ा रेयर होता है कि ये दोनों मिलें। आमतौर पर होता है कि ये दोनों मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बहुत दूर तक साथ नहीं चल पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम जो बात कह रहे हैं वो उससे यही निकलता है। वी द चेंज के नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई है। अब सोशल मीडिया पर आजकल जो है, इस तरह का कोई नया प्रयोग आप करें, तुरंत हाथों हाथ लोग समर्थन में आ जाते हैं, चाहे उसका मतलब समझते हो या नहीं समझते हो। सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे ताज़ा उदाहरण वो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसके 2.25 करोड़ के करीब जो है फॉलोअर हो गए। इसी तरह से के अन्नामलाई के 10 घंटे में 10 लाख समर्थक हो गए। इनका कोई मतलब ज़मीन पर नहीं होता है। अगर अन्नामलाई इसे समर्थन समझ रहे हैं, अपनी विचारधारा के लिए एंडोर्समेंट समझ रहे हैं, तो वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं। लेकिन वो जो बात लेकर चल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या भविष्य में होगा, वो सफल होंगे नहीं होंगे, वो सब बात की बात है। उन्होंने कहा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलेंगे और तमिल गौरव और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलेंगे। उनकी शिकायत है कि राष्ट्रीय पार्टियां कभी उस भाषा, यानी यहाँ उनका मतलब तमिल भाषा से, उस भावना को नहीं समझ पाती हैं। वो ऐसी भाषा और ऐसी बात नहीं बोल पाती हैं जिसे तमिल लोग अपनी आत्मा समझ सकें। अब पहले तो मुझे लगता है कि उनकी शुरुआत ही गलत है। आज़ादी के बाद से 47 से 67 तक 20 साल तक राष्ट्रीय पार्टी का ही वर्चस्व था तमिलनाडु की राजनीति पर। उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी, उसी का शासन था। अगर जवाहरलाल नेहरू ने गलती न की होती राजा जी को नाराज़ करने की, उनकी उपेक्षा करने की, उनको अपमानित करने की, तो वो कांग्रेस से न निकलते। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी। ये स्वतंत्र पार्टी विचारधारा की दृष्टि से राइट विंगर थी। उन्होंने 1967 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में कुछ छोटे दलों को साथ लेकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांग्रेस हार गई। पहली बार डीएमके सत्ता में आई। तो मतलब 20 साल तक, कम से कम आज़ादी के बाद, राष्ट्रीय पार्टियां तमिल लोगों की भाषा और उनकी आत्मा को समझती रही और उसके बाद समझना बंद कर दिया। तो जो अन्नामलाई कह रहे हैं कि इसका मतलब जो दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं, डीएमके और अन्ना डीएमके, वो तमिल लोगों की भाषा और उनकी आत्मा की बात समझते हैं और वो अपनी पूरी राजनीतिक लड़ाई इसी द्रविड़ राजनीति के खिलाफ चलाना चाहते हैं। तो ये विरोधाभासी जो उनका बयान है या उनकी जो सोच है, उसके साथ वो कितनी दूर तक चल पाएंगे मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अब्दुल कलाम क्या थे और उनको किसने क्या बनाया। डॉक्टर कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान के क्षेत्र में, खासतौर से मिसाइल और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, ये देश कभी भुला नहीं सकता है। लेकिन उनकी इस प्रतिभा को सार्वजनिक जीवन में लाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। क्यों किया उन्होंने? एक, विज्ञान का सम्मान हो, पढ़े लिखे लोगों का सम्मान हो, सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोग आए जिनको लोग आदर्श के रूप में देखें। दूसरा बहुत बड़ा लक्ष्य था उनका, और वो लक्ष्य ये था कि भारत के मुसलमानों को जिन्ना की जगह कोई नया आदर्श मिले, नया आइकन मिले, नया नायक मिले। तो डॉक्टर कलाम को जो है उन्होंने उस रूप में पेश किया और उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति बनाया। पूरे 5 साल कभी प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम के बीच में कोई मतभेद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शर्त थी कि अगर सब
कांग्रेस के अलावा सारे दल मिलकर उनका समर्थन करें तभी वो उम्मीदवार बनेंगे, और वो हो नहीं पाया। सोनिया गांधी किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि डॉक्टर कलाम फिर से राष्ट्रपति बने, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, और जो लोग बनाना चाहते थे वो आपस में बंट गए, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन आप समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या करना चाहते थे, देश में किस तरह का सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। अन्नामलाई उस बात को समझे बिना, केवल डॉक्टर कलाम का नाम है, वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने डॉक्टर कलाम को अपने आदर्श के रूप में घोषित कर दिया। वो ये बात भूल जाते हैं कि डॉक्टर कलाम एक साइंटिस्ट थे, एक विजनरी थे, लेकिन वो पब्लिक लाइफ में नहीं थे उस तरह से कभी। वो राजनेता नहीं थे, वो चुनावी राजनीति में कभी नहीं शामिल हुए। तो उनके लिए आदर्श की बात करना आसान था। जो चुनाव लड़ता है, ज़मीन पर लड़ाई लड़ता है, राजनीति में आता है, और उसके लिए आदर्श और यथार्थ के बीच में एक संतुलन कायम करने की ज़रूरत होती है, और हमेशा समझौता आदर्श को ही करना पड़ता है, तभी वास्तविक राजनीति चलती है। केवल आदर्श के सहारे जो है वो कोई भी राजनीति, किसी दुनिया के किसी भी देश में राजनीति केवल आदर्श के सहारे चल ही नहीं सकती। जैसे सोने का गहना नहीं बन सकता जब तक उसमें दूसरी धातुओं की मिलावट ना हो, उसी तरह से राजनीति में है। वो गहना उतना ही मजबूत होगा जितना उसमें दूसरी धातुओं की मिलावट होगी। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में, इस समय अन्नामलाई की तारीफ करने वालों की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर देखें, मीडिया में देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें, तो ऐसा लगता है कि कोई नया अवतार हुआ है अन्नामलाई के रूप में, जो इस देश की सारी समस्याओं को हल कर देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, बीजेपी से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, या उसकी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाजपा को अन्नामलाई का समर्थन करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए भाई? जब तक उनको पार्टी में लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी लाई, और पार्टी में लाने के बाद उनको प्रदेश की कमान सौंप दी, पूरा फ्री हैंड दे दिया। लेकिन राजनीति में नेता वही बन पाता है, उसी नेता के पास अधिकार होता है, उसी नेता के पास प्रभाव होता है जो वोट दिला सके। सिर्फ एक टेस्ट होता है राजनेता का। अन्नामलाई उस टेस्ट में बुरी तरह से असफल रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अन्नामलाई के हवाले कर दिया था। वो पार्टी को एक भी सीट नहीं जीता पाए, खुद अपनी सीट हार गए। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि उसके बाद भी पार्टी पूरी तरह से तमिलनाडु की इकाई उनके हवाले कर दे। तो एक तो ये है, मेरी नज़र में ये राजनीतिक नासमझी है। ये उम्मीद करना कि एक राष्ट्रीय पार्टी अपने एक प्रदेश की इकाई किसी एक नेता को, जो उसकी विचारधारा से नहीं निकला है, विचारधारा से निकला हो तो भी आप बताइए देश में ऐसा कोई प्रदेश है या कभी रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी नेता को उस प्रदेश की इकाई पूरी तरह से उसके हवाले कर दी हो? राष्ट्रीय पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, अपना अनुशासन होता है, उसके अनुसार काम करती है। अनुशासन से बाहर जाकर आप एकला चलो की नीति पर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, लेकिन फिर आप संगठन में नहीं रह सकते। संगठन में रहेंगे तो आपको टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। ये सोलो वाला मामला जो है संगठन में नहीं चलता है, खासतौर से राजनीतिक संगठन में तो बिल्कुल नहीं चलता है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो तमिल गौरव, तमिल भाषा के सम्मान और उसके साथ राष्ट्रवाद की नीति पर चलेंगे। अन्नामलाई उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन से घृणा करने वाले या उसका विरोध करने वाले लोगों में नहीं है, लेकिन अन्नामलाई सनातन का समर्थन करते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगे। उनका एक एतराज़ ये भी है बीजेपी से कि बीजेपी समझ ही नहीं रही है तमिलनाडु को कि यहाँ हिंदुत्व की राजनीति, सनातन की राजनीति नहीं चल सकती। मेरा मानना है कि अन्नामलाई राजनेता की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनको ये दिख नहीं रहा है कि देश में किस तरह का सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है।
अब राजनीति में वही सफल होगा जो सनातन के साथ चलेगा। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि यही बात जो तमिलनाडु के बारे में आज कही जा रही है, लंबे समय से पश्चिम बंगाल के बारे में कही जाती थी कि यहां हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल सकती, यहां जय श्री राम का नारा नहीं चल सकता। और उस पश्चिम बंगाल में जहां 30% आबादी मुसलमानों की थी, तमिलनाडु में 5.8% यानी 5.8% मुस्लिम आबादी है और इतनी ही यानी 5.8% क्रिश्चियन आबादी, बाकी सब हिंदू है। और उस तमिलनाडु में सनातन की राजनीति नहीं चलेगी, हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी, फिर किसकी चलेगी? क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की। राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं अन्नामलाई, तो उनको समझना चाहिए कि इस समय जिस राष्ट्रवाद की अपेक्षा लोग करते हैं राजनीतिक दलों से, नेताओं से, वो सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसका सनातन अभिन्न अंग है। सनातन से ही निकला है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तमिलनाडु की राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी, उसमें समय लग रहा है। पश्चिम बंगाल में 78 साल लगे, जबकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व संस्करण था जनसंघ, उसके संस्थापक अध्यक्ष पश्चिम बंगाल से ही थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बावजूद सत्ता में आने में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 78 साल लगे। और 78 साल बाद भी आज तमिलनाडु में सत्ता से भाजपा बहुत दूर है। लेकिन अब वो इस दूरी को या ये जो अंतराल है, इसको बहुत तेजी से पाट रही है। के अन्नामलाई होते तो सुविधा होती। के अन्नामलाई के रूप में भाजपा को एक कम्युनिकेटर मिला था, एक नेता मिला था जिसकी युवा वर्ग में पहचान थी, लोकप्रियता थी, जिसके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, अपनी बात कहने का तरीका ऐसा था, लोगों को समझ में आता था। लेकिन अन्नामलाई को राजनीति समझ में नहीं आई, अन्नामलाई को भाजपा समझ में नहीं आई, अन्नामलाई को भाजपा की विचारधारा समझ में नहीं आई, अन्नामलाई को सनातन धर्म की शक्ति समझ में नहीं आई। वो घोषित रूप से राजनीति तो कर रहे हैं, द्रविड़ राजनीति के खिलाफ, द्रविड़ विचारधारा के जो आइकन हैं उनकी आलोचना करते हैं, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन फिर वही आखिर उनकी राजनीति क्या थी? जो द्रविड़ आइकन थे उनकी राजनीति क्या थी? द्रविड़ क्षेत्रवाद, भाषाई क्षेत्रवाद। उसी ओर अन्नामलाई जो है तमिलनाडु की राजनीति को ले जाना चाहते हैं या खुद उसी राजनीति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जिस तरह से जातीय विद्वेष और सनातन के प्रति विद्वेष पैदा किया डीएमके के जो आइकन थे पेरियार वगैरह ने, उस रास्ते पर वो नहीं चलना चाहते, अपने को उससे अलग दिखाना चाहते हैं, अलग चलना चाहते हैं। लेकिन अलग चलने का रास्ता वही है जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चलने की कोशिश की और जिस पर पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलने का प्रयास कर रहे हैं। तमिल काशी संगमम, तमिल भाषा का सम्मान, तमिल प्रतीकों का सम्मान, सेंगोल को लोकसभा में स्थापित करना, भारत की संसद में स्थापित करना, ये सब तमिल संस्कृति, तमिल भाषा के सम्मान को जो नहीं समझता वो नहीं कर सकता था, जो प्रधानमंत्री ने किया है। तो जो बात वो कहते हैं विरासत भी विकास भी, दोनों काम तमिलनाडु में किए हैं। विरासत को भी सुदृढ़ करने का काम किया है और विकास को भी करने का काम किया है। केंद्र में रहते हुए राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद जितना कुछ तमिलनाडु के लिए पिछले 12 साल में किया गया है, उससे पहले 24 सालों में भी नहीं हुआ। लेकिन अन्नामलाई बहुत जल्दी में थे। राजनीति जल्दबाजी का खेल नहीं है, धैर्य का खेल है। यहां जिसमें धैर्य नहीं है वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इस बात को वो समझते तो देखते कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल से सत्ता की राजनीति में कैसे बने हुए हैं। एक व्यक्ति जो कभी ग्राम प्रधान नहीं रहा, सीधे मुख्यमंत्री बना,
लगातार 13 साल तक मुख्यमंत्री रहा और लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री है। 25 साल का कार्यकाल। देश में और किसी नेता ने ये उपलब्धि हासिल नहीं की है। और अब वो सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले इसका रिकॉर्ड जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से था। 1946 से 1952 के बीच की बात नहीं होती है, जब 1946 में उन्होंने क्वीन की शपथ ली थी, ब्रिटिश झंडे के नीचे शपथ ली थी। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे 1946 में। 1952 में पहला चुनाव जीते। अन्नामलाई की राजनीति जहाँ तक द्रविड़ विचारधारा के विरोध की राजनीति है वहाँ तक तो सही है। उससे तमिलनाडु के लोग छुटकारा चाहते हैं। उसका प्रमाण है एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी की जीत। पहली बार चुनाव में उतरी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। पिछले 60 साल में कोई और पार्टी, द्रविड़ पार्टियों के अलावा कोई और पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। और मुझे याद नहीं आ रहा है कि द्रविड़ पार्टियों में भी, चाहे डीएमके हो या अन्ना डीएमके हो, उसको पहले चुनाव में या किसी चुनाव में अकेले 108 सीटें मिली हों। उसके आसपास हो सकता है किसी चुनाव में पहुंचे हो, लेकिन इन दोनों पार्टियों में से किसी ने कभी अकेले बहुमत हासिल नहीं किया। तो जोसेफ विजय जो कर रहे हैं वो भी द्रविड़ राजनीति से अलग रास्ता तलाश रहे हैं। ये अलग बात है कि द्रविड़ राजनीति से जुड़े बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, उनके समर्थन से उनकी सरकार बची है। 25 विधायक अन्ना द्रमुक के उन्होंने वोट दिया, तब उनकी सरकार बची। और अन्नामलाई को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रीय दल जो नहीं कर पाया तमिलनाडु में, वो अकेले चलकर कर सकते हैं। आज जो भी राजनीतिक पहचान है अन्नामलाई की, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। वरना उनकी पहचान एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर के रूप में है, जिसने राजनीति में आने के लिए अपना पद छोड़ दिया। लेकिन राजनीति में उनको अवसर किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज वो नहीं, सीधे उन्होंने नहीं कहा, उनके लोग कह रहे हैं। और उनके लोग इस समय बहुत ज़्यादा हो गए, खासतौर से मीडिया में तो बहुत ज़्यादा हो गए कि देखिए कितने सम्मानजनक ढंग से अलग हुए। अरे भाई, अलग हो गए। आपने जिस पार्टी ने आपको नेता बनाया, उस पार्टी को आपने छोड़ दिया। तो अब तो आप अपनी पार्टी जब बनाएंगे, आपने भी अपना संगठन बनाया है वी द चेंज, उसके तहत अभियान चलाएंगे और कुछ महीने बाद जो है पार्टी बनाएंगे। और उनका लक्ष्य है 2031 का विधानसभा चुनाव। और उनका दावा यह है कि केवल विधायक और सांसद बदलने से नहीं होगा, कॉर्पोरेटर, पंचायत सदस्य, इन सब में बदलाव लाना होगा। उद्देश्य बहुत अच्छा है। अगर ये हो सके तो इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, ये आदर्शवादी स्थिति है, यथार्थवादी नहीं है। ये एक दिन में होता नहीं, और एक दिन हो जाएगा इसकी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक राजनेता के वश की बात नहीं है। जब तक समाज में आमूल परिवर्तन नहीं आता, जब तक पूरे समाज का चरित्र नहीं बदलता। सबसे भ्रष्ट राजनीति अगर किसी प्रदेश की है तो तमिलनाडु की है। सबसे ज़्यादा लालच अगर किसी राज्य के मतदाताओं को दिया जाता है तो तमिलनाडु के मतदाताओं का। ऐसे में अन्नामलाई कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जाएंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे कि अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलिए और लोग चलने लगेंगे? तो ये जो विशफुल थिंकिंग है उनकी, उसके वास्तविकता में बदलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास की सराहना जरूर की जानी चाहिए। लेकिन उनकी शुरुआत, मेरा मानना है, शुरुआत ही गलत हुई। उनको बहुत बड़ा मंच मिला था, बहुत प्रभावी मंच मिला था, राष्ट्रीय मंच मिला था, जहाँ से वो अपनी बात केवल तमिलनाडु नहीं पूरे देश में रख सकते थे। अब उन्होंने अपने को तमिलनाडु तक सीमित कर लिया है। तमिलनाडु तक सीमित रखने के लिए उनके पास जो मंच है वो सोशल मीडिया का मंच सिर्फ है। उनके पास कोई संगठन नहीं है, और संगठन 4 साल 5 साल में नहीं बनता है। अगर वो विजय को देखकर समझ रहे हैं कि विजय 3 साल 2 साल पहले जो है आए, राजनीति में मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मेरी लोकप्रियता भी काफ़ी है, मुझे भी लोग, युवा लोग चाहते हैं, मैं भी ये बदलाव ला सकता हूँ,
तो उनको ये गलतफहमी है। उनकी अभी तक जो ताकत थी उसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके दूसरे संगठनों का था। अब वो हाथ उनके साथ नहीं है। अब अन्नामलाई अकेले हैं। उनको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो संगठन बना सकते हैं, फिर उनको साबित करना पड़ेगा कि वो कोई नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद उनको साबित करना पड़ेगा कि वो वोट भी ला सकते हैं, जो अभी तक बीजेपी के सहयोग के बावजूद वो साबित नहीं कर पाए, जो अटल जी नहीं कर पाए, जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, वो के अन्नामलाई कर लेंगे, इसमें मुझे भारी शंका है। चमत्कार वैसे होते ही रहते हैं दुनिया में और समाज में, तो चमत्कार की तो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि अन्नामलाई के राजनीति में सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।